कक्षा 12 के इतिहास के अध्याय 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत के 5वें भाग में आपका स्वागत है। पहले 4 भाग इसके जारी किए जा चुके हैं अध्याय के। आज 5वें अध्याय को शुरू करते हैं। आओ, वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। भारत सभ्यता एवं संस्कृति, धर्म, समाज, कला, साहित्य एवं विज्ञान प्रारंभ से ही उत्कृष्ट रहे हैं। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता के रूप में माना है। संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में, वसुंधरा कुटुंब के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राचीन काल में भारत संस्कृति का विश्व संचार। प्राचीन काल में जिस संस्कृति ने अपना संपूर्ण विश्व में संचार किया वह है भारत संस्कृति। और यह संचार सैनिक आक्रमण से नहीं अपितु सांस्कृतिक विनिमय यानी कि कल्चर एक्सचेंज के स्वरूप किया था। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवमयी रही है। भारतीय संस्कृति एवं भारतीय इतिहास की श्रेष्ठता का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में नहीं अपितु पश्चिमी इतिहासकार वेस्टर्न हिस्टोरिकल उनके द्वारा और विद्वानों ने भी, स्कॉलर ने भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के अधिकार प्रकट किए हैं। वो कौन कौन से वेस्टर्न स्कॉलर हैं? इतिहासकार न्यूर ने लिखा कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की नव्यता, विविधता और वनस्पति के उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं है। सर वाल्टर रेले ने लिखा है कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ। कर्नल अल्काट ने भारत संस्कृति का उद्गम स्थल भारतवर्ष ही माना है। फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर को ऋग्वेद की प्रति भेंट की गई। उसके उद्गार थे कि यह इतनी अमूल्य देन है कि पश्चिमी राष्ट्र से इसके ऋणी रहेंगे। मैक्स मुलर ने लिखा है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि मानवीय अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता व शक्ति किस देश में अंतिम चरण सीमा तक पहुंची, संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ, प्लेटो, कैंट आदि के दर्शन के अध्ययन के बाद भी अध्ययन योग्य विषय किस देश में सुलझाए गए, तो मैं उत्तरी बार उत्तर दूंगा हिंदुस्तान में। यूरोपीय विद्वान सिल्वेली ने भारतीय द्वीप समूह शब्द का प्रयोग किया है। अग्नि पुराण में भारत को जम्बो द्वीप कहा गया है। समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर, इसमें नवद्वीप थे। अरबी भूगोलवेत्ता मसूदी ने भी लिखा है कि प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था, जिसकी सीमा जुआंग, सुमात्रा, जावा तक फैली हुई थी, दक्षिण पूर्व एशिया तक। इस प्रकार उस समय के सांस्कृतिक भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण दक्षिणी पूर्व एशिया में फैली हुई थी। शक्तिशाली जलयानों में बैठकर भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलिपीन, जापान व कोरिया तक पहुंचे। वहीं अपना राजनीतिक एवं सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। पश्चिमी देशों में संस्कृति विस्तार यानी कि कहाँ हुआ? भारतवासियों की एक शाखा ने पश्चिमी द्वार से प्रस्थान किया और गंधार, पर्शिया, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, अरब, टर्की तथा दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों एवं फिलिस्तीन पहुंचकर अपनी संस्कृति का ध्वज फहराया। उत्तर पूर्व देशों में संस्कृति विस्तार। भारतीय शूरवीरों की एक शाखा माल्या पर्वत के उत्तर, मंगोलिया और दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों तिब्बत, मंगोलिया, सिकुआन, उत्तरी चीन, मंचूरिया आदि चीन तक पहुंचकर भारतीय संस्कृति का प्रभाव निर्मित किया। दक्षिणी पूर्वी देशों में संस्कृति विस्तार। भारतीय संस्कृति का विस्तार दक्षिणी पूर्वी देशों में भी हुआ। ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलिपीन, जापान व कोरिया तथा आदि देश थे। अब भारत में नाविक शक्ति का विकास यानी कि जो समुद्र के अंदर कितनी शक्ति का विकास था, नावी और समुद्री जहाज, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। प्राचीन भारत में नाविक शक्ति का विकास कितना हुआ था, कहाँ तक? सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी में 600 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया। 1000 वर्ष पूर्व भारत में जो जल यान बनाए जाते थे वो इतने शक्तिशाली थे कि वह हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों को सफलतापूर्वक झेलते हुए 1000 यात्रियों को लेकर सुदूर देशों तक जा सकते थे। इसी प्रकार
के एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फरहान दक्षिणी भारत से चीन हो गया था, यानी कि चीनी यात्री आया था। 6000 वर्ष पूर्व हमारे जहाँ विकसित बंदरगाह थे, उत्खनन में प्राप्त, सिंधु सभ्यता के अंदर प्राप्त उत्खनन में सौराष्ट्र का लोथल बंदरगाह शस्त्र युद्ध प्रणाली से बना था। मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों में इसी बंदरगाह से व्यापार होता था। पश्चिमी तट पर सोपार वृक्ष की प्रसिद्ध बंदरगाह थे। प्रथम शताब्दी में पेरिप्लस में चोल, दमोल, राजापुर, मालवण, गोवा, कोयाटम, कोआकण, मछलीपट्टनम, कावेरीपट्टनम बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। जो किताब है उसके अंदर ये उल्लेख मिलता है। अरब सागर को प्राचीन नाम रत्नाकर व बंगाल की खाड़ी का मोहद्दी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अरब सागर का प्राचीन नाम क्या था? रत्नाकर व प्राचीन भारत में नाविक शक्ति को जानने के स्रोत क्या थे? जातकों के अंदर जब बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानियां में 10 जातियों को लेकर जाने वाले जलपोतों का उल्लेख है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की अनेक मोरों पात्रों पर जलपोतों के चित्र अंकित है। ये चित्रलिपि है, उसके अंदर सांची व्रत शिल्प में चलने पोत, जल में चलने वाले पोत, कैबिन वाली नौकाओं का साक्ष्य है। धार के राजा भोज द्वारा लिखित पुस्तक जुकित पूर्व में नौका, यानी कि राजा भोज के द्वारा जो लिखित किताब है जुक्ति कल्प पूर्व में नौका निर्माण व नौकाओं का के प्रकार का विस्तृत उल्लेख है। मैकनीज की इंडिका में भी 9 दलों के नौका संगठन का उल्लेख है किया गया है। नौकाओं का समूह जब समुद्र में चलता था तो नौका अध्यक्ष उस समूह का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रमुख को कर्मधारजा महासार्थक आ जाता। पतवार संभालने वाले कार्य का निमांक करा। इस प्रकार जब उसका जो कप्तान होता था, प्रमुख होता, उससे दक्षिणी सतररश्मि ग्राहक कहते थे। अब चर्चा करते हैं भारत में प्रागैतिक ऐतिहासिक काल व प्रशांत संस्कृति। इसके हम विचार से चर्चा करेंगे। जब मानव विकास धरती पर जन्म लेने के पश्चात सबसे पहले मानव ने अपना पेट भरने के लिए शिकार करना प्रारंभ किया। शिकार से लेकर उसमें उसकी कोई लिपि नहीं थी, सिर्फ औजारों के आधार पर। इस प्रकार उसकी लिपि, पहले वो आखिर शिकारी बना, शिकारी के बाद खाद्य संग्राहक बना, खाद्य संग्रह से धीरे धीरे पशुपालन की और पशुपालन से वो उसके चारे की व्यवस्था के लिए कृषि करने लगा। कृषि के लिए उसे बत्तियां बनानी पड़ी। इस प्रकार उसका विकास हुआ। अब चलते भारत के प्रागैतिक प्रशांत संस्कृति। प्रशांत का मतलब कौन था? मानव सभ्यता इतिहास के प्रारंभ में आज तक जो इतिहास प्राप्त हो, अभी तक 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। लिपि यानी स्क्रिप्ट के आधार पर, और दूसरा प्राप्त औजारों के आधार पर। यानी स्क्रिप्ट के आधार पर भी वो जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी लेकिन हम नहीं पढ़ सके आजकल, और जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हम विद्वानों ने, इतिहासकारों ने पढ़ ली, वो ऐतिहासिक काल है। जो बिल्कुल ही हम पढ़ नहीं पाए वो प्रागैतिक काल है। इस प्रकार लिपि के आधार पर हम 3 है, प्रागैतिक काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। जो लिपि बिल्कुल नहीं पढ़ पाए लेकिन उनके टूल के आधार पर हम कर सकते हैं, और जो लिपि उन्हें लिखी लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की लिपि हम जो चित्रात्मक पढ़ नहीं पाए लिखी है। लेकिन ये इसकी लिपि उपलब्ध है, हम पढ़े 600 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध महावीर के काल की जो लिपि है वो हम अशोक की, सिकंदर की लिपि उपलब्ध है, लेकिन हम पढ़ी वो इतिहास आज तक का, वो इतिहास इसमें आएगा। अब प्रागैतिक काल को फिर प्रीहिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण युग, कांस्य युग, लोह युग। पाषाण काल वो है जहाँ पत्थर के औजारों से मनुष्य अपना काम लेता था। फिर विकास हुआ कांस्य युग, फिर लोह युग। अब पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया उनके प्राप्त औजारों के आधार पर। किस प्रकार धीरे धीरे पाषाणों से वो आगे अग्रसर हुआ उसके बारे में। अब पाषाण काल के अंदर, पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव जीवन पत्थरों, संस्कृत को में पाषाण कहते हैं, पर अत्यधिक आश्रित था। पत्थरों से ही अपना शिकार करता था, पत्थरों से ही में रहता था। पत्थरों से शिकार करना, पत्थर की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना। यानी आग तो पैदा कर ली थी लेकिन उसको उपयोग नहीं करना था। जैसे जंगल के अंदर आग तो लगी, उसको दिख रही थी, लेकिन उसका खुद के लिए क्या उपयोग है वो उसको बिल्कुल ही इसका ज्ञान नहीं था। इसके 3 चरण माने गए हैं।
पाषाण युग, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। अब तीनों की अलग अलग चर्चा करेंगे कि पाषाण के काल के अंदर यानी कि ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था थी यानी कि पाषाण काल, पूरा पाषाण के उपकरण 20 लाख वर्ष के पूर्व मानव के प्रथम बार बनाए थे। इस काल को भी विद्वानों ने 3 भागों में बांटा। इसको पूरा पाषाण को फिर 3 भागों में बांटा, लोअर, मिडल और अपर, यानी पूरा पाषाण। इसके फिर 3 भाग हैं। हमारी पुस्तक में इतना तक ही है, कक्षा 12 तक। नंबर 2, मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण में यानी कि वो जो मानव था वो अखेट से खाद्य संघ, यानी कि पहले स्थिति में पूरा पाषाण के अंदर मानव सिर्फ अखेट करना और अपना पेट भरना था। तो अब पूरा पाषाण के अंदर अब युग तुम बदलता है, क्योंकि इसके अंदर मानव अखेट संग्रह अवस्था में रहने लगा था और पशुपालन के अगर से हुआ। अब उसको खुद अपने पालतू जानवर जो थे, जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। जिनके अखेट के लिए वो जाता था वो उसको पालना शुरू कर दिया। अब पशु जब पालना तो उसने चारे की व्यवस्था करनी थी। चारे की व्यवस्था करने के लिए उसको नदी, झीलों के किनारे, जब यानी कि पहाड़ों और जंगलों को छोड़कर नदी किनारे मनुष्य बचा, उसे मध्य पाषाण युग कहते हैं। यानी युग परिवर्तन हुआ, यानी नदी के तटों में, झीलों के किनारे मानव लकड़ी, घास फूस से बनी गोल झोपड़ियों में रहने लगा और मिट्टी के पात्रों का उपयोग करने लगा। और नव पाषाण काल में ये अभी जब उसको चारागाह एक जगह खत्म हो जाता है, दूसरी जगह उसको प्रस्थान करना पड़ता, फिर वो चारागाह में तलाश करता। अब उससे बार बार पशुपालन चारागाह घुमाकर और चारागाह का अपना चरवाहों का जीवन निर्वाह, अब स्थायी रूप से खेती करने के लिए उसको निवास करना पड़ा, तो वो नव पाषाण काल आया। यानी कि वो अपनी शिकारी के साथ पशुपालन से वो कृषि की ओर अग्रसर हुआ, तो नया काल की उदय हुआ। इसे नव पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण काल में मानव पशुपालन कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ, यानी कि उसकी बस्तियां बसने लगी, बैठकर एक जगह टिककर नदी किनारे कृषि कार्य करने लगा। उस समय ऐसे उपकरण बनाने शुरू किए जो कृषि कार्य, पशुपालन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। कार्य करने के लिए एक जगह टिक कर रहने का मजबूर हुआ, बस्तियां बनने लगी। इस प्रकार नए युग की शुरुआत हुई। यानी आपको मैं पुनः बता दूं, पूरा पाषाण युग के अंदर वो अखेट एक शिकारी था, पशुपालन करता था और इसके अंदर उसने पशु पालने शुरू कर दिए और अस्थायी बस्तियां बनाने नदी किनारे, यानी जंगल से नदी में आया और नदी से उसकी बस्तियां बननी शुरू हो गई। इसको हम टेबल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। पूरा पाषाण यानी कि युग है पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल के अंदर फिर उसके हथियार हाथ से बने थे। प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार था, औजारों के रूप में भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, सुई, गदा आदि। यानी गदा का प्रयोग करता जानवरों को अपने खाद्य भोजन की पूर्ति के लिए, जानवरों शिकार करना और अपनी गुफाओं में रहने के लिए। अर्थव्यवस्था क्या थी? शिकार और एवं खाद्य संग्रह करना, अपने खाने की भोजन सामग्री के लिए। शरण स्थल रहता कहाँ था? ऐसा जीवन शैली गुफाओं, ऐसा झोंपड़ियां मुख्यतः, यानी कि पहले वो पहाड़ों के अंदर और जंगल। प्रागैतिहासिक शैल कला व शैल आश्रय, यानी कि पत्थरों में गुफाओं में रहता था। उसके आदिकाल में मानव प्रारंभ से ही पर्वतीय, नदी, घाटी के में, गुफाओं, चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थलों में, कंदराओं में रहता, उसे शैलाश्रय कहते हैं, में निवास करता था। उत्तर पूरा पाषाण काल में मानव इस आश्रय स्थलों के रूप में पहाड़ी, जंगलों, गुफाओं का उपयोग किया। जो प्राकृतिक आवास थे उन्हीं में रहता था, स्वयं वो आवास नहीं बनाता था। शैलाश्रय की छतों, वहां जहाँ खाली समय में बैठा रहता था, तो उसने जो उसमें प्राकृतिक दृश्य देखता था वो अपनी दीवारों, छतों पर बनाता रहता था। शिकार करना, पशु जानवरों के चित्र जो जंगल में देखता था, जब पेड़ पौधों के चित्र बनाता था। शैलाश्रय छतों, दीवारों पर तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन किया गया है। इसे छेल चित्र कहते हैं। यानी कि भीमबेटका मध्य प्रदेश विश्व विख्यात है, विश्व विरासत श्रेणी में जो छेल चित्र आता है। हमारा वीडियो का 5वां भाग देखने के लिए धन्यवाद। जो हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शीघ्र ही आपको 6ठा भाग दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।